गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ज़िंदगी एक जो है जानवर से बदतर तरीके से जी रहे हैं, जीते रहिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्हें चांदनी चौक दिल्ली के लोगों में बेदारी क्यों नहीं है? देखिए, बेदारी इसलिए नहीं है कि पुरानी दिल्ली वाले जो है वो बेचारे डरते हैं। इमाम साहब का डंडा, कहीं कुछ हो जाएगा तो इमाम साहब की गुंडागर्दी और उनकी बदमाशी चल रही है, क्योंकि पैसा उनको भी जा रहा है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, जब सच्चाई कहनी तो मैं कह रहा हूं। मैंने तो कंटेम्प्ट ही लगाई है। मैंने डीसीपी सेंट्रल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट का और एसडीएम साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट का केस लगाया है। तो दिखाई ना वोटों पे, बिल्कुल दिखाई, बिल्कुल दिखाई। जामा मस्जिद का डेवलपमेंट क्यों नहीं सुहेल साहब? हुकूमत इस वक्त केंद्र में G20 के नाम पर तमाम तरह के जो है वो वायदे कर रही है, खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। एक एक लैंप कई लाख रुपए का जो है वो दिल्ली की सड़कों पे, हिंदुस्तान की सड़कों पे फाउंटेन लगाने का काम कर रही है। ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जी समिट रोज है। जामा मस्जिद पे कई लाख लोग रोज आते हैं। टूरिस्ट दे दिया गया 6x6 की। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट मौजूद है। आज भी एक एक फैमिली को 8-8, 10-10 और 12-12, 15-15 तक दुकानें दी गई हैं। उनके घर में अगर 6 बच्चे पुरानी दिल्ली के तमाम ये जो एरिया है जामा मस्जिद के आसपास सटा हुआ पूरा, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है इन तमाम चीज़ों के? देखिए, इसमें जिम्मेदार है यहाँ की लीडरशिप। यहाँ सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो यहाँ के इमाम, पूरा कब्जा करके बैठे हैं। दुनिया को मालूम है लीडरशिप क्या यहाँ के विधायक और पार्षदों का इस मामले में कोई रोल नहीं? बिल्कुल आता है, लेकिन वो कह देते हैं हमारा डायरेक्ट तो कोई। यहाँ आपका शटर है, आप उसके शटर के अंदर बैठ के दुकानदारी। 100 दुकानों ने इन कई लाख मकानों को जो है रहने वाले उनको परेशान। एम्बुलेंस फंसी हुई है, निकलने का रास्ता नहीं है, तकलीफ उठाने को तैयार नहीं है। सफाई तो सब चाहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुरानी दिल्ली का ये जामा मस्जिद का पूरा सराउंडिंग का एरिया कब्जों से घिरा हुआ है? पुरानी दिल्ली और जामा मस्जिद की जब भी बात आती है तो आप लोग सोचते होंगे कि आखिर इस जाम से, इस ट्रैफिक से, इस बदहाली से, इस अतिक्रमण से, इन सड़क पर फैले हुए अवैध कब्जों से कब हम सबको निजात मिलेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक पिटीशन लगाई गई है और सुहेल अहमद खान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है। और पुरानी दिल्ली, मीना बाज़ार, जामा मस्जिद के सराउंडिंग में तमाम होने वाले अवैध कब्ज़ों को लेकर हाई कोर्ट का सख्त रुख अब जो है वो नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है डीसीपी सेंट्रल और एसडीएम से, और उसके बाद जो है वो सर्वे पूरी पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद की सराउंडिंग और तमाम इलाकों में एसडीएम, एमसीडी और तमाम पुलिस विभाग ने शुरू कर दिया है। उसी की कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूं और सीधा आपको लिए चलता हूं सुहेल अहमद खान के पास। क्या कुछ बात हुई है, सुनिए सुहेल अहमद खान से। पुरानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से कब्ज़ों से भरी हुई है। जामा मस्जिद की बाउंड्री वॉल की बात हो या फिर तमाम उन इलाकों की, और देखा जाए तो अवैध कब्ज़े आपको भरे हुए नज़र आएंगे। हर तरफ जाम, ट्रैफिक की तरफ नज़र आएगी। कहीं से अगर एम्बुलेंस को निकलना हो या फिर किसी इमरजेंसी को, फायर ब्रिगेड को आना हो तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी पूरी लड़ाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे सुहेल अहमद खान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, कोर्ट में आप लड़ाई लड़ रहे हैं पुरानी दिल्ली में जितने भी अवैध कब्ज़े हैं और स्पेशली जामा मस्जिद के आसपास मीना बाज़ार वगैरह को लेकर। जी, मैं तकरीबन 3 साल से जो है कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। नहीं, लॉकडाउन से बल्कि पहले से है। और बीच में कुछ सफाई मीना बाज़ार में हो भी गई थी, 700-800 दुकानें साफ़ हो गई थी और जो है बाकी और सफाई बाकी थी। पहले भी इस तरह की सफाई या फिर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो डीएम सेंट्रल की तरफ से, एमसीडी की तरफ से लगातार चलाई जाती रही है, लेकिन पूरी तरह का उसका हल नहीं निकल पाता है। देखिए, हल इसलिए नहीं निकल पाता, ड्राइव तो चलती है और अभी भी चल रही है। कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर होता क्या है कि कॉरपोरेशन सुबह ड्राइव के लिए आती है, 9 बजे आती है, तो उनके आने से पहले दुकानदारों को पता होता है कि ड्राइव आज होनी है। तो वो पहले ही वहाँ से कुछ या तो पीछे हो जाते हैं या कुछ दुकानें कम लगाते हैं। और 2 बजे तक उन्होंने ड्राइव की। ड्राइव करने के बाद जो ड्राइव के नाम के ऊपर चंद लकड़ी के टुकड़े, 2-4 डंडे, एक आध फटी हुई तिरपाल, एक आध बेंच वो जब्त करते हैं। 2 बजे वो ड्राइव ख़त्म करके जाते हैं। 3 बजे जो दुकानें लगनी सुबह लगी हुई थी उसकी 3 गुना दुकानें 3 बजे के बाद फिर दोबारा लगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुरानी दिल्ली का ये जामा मस्जिद का पूरा सराउंडिंग का एरिया कब्ज़ों से घिरा हुआ है? आप ही को क्यों नज़र आता है? देखिए, नज़र तो सभी को आता है। मैं भी यहीं का पैदा हुआ हूँ। अगर आप इलाके के लोगों से बात करेंगे तो जो रेजिडेंशियल हैं, आप भी मेरे ख्याल से यहीं पुरानी दिल्ली के ही पैदा हुए हुए हैं, जो भी लोग हैं आप उनसे पूछेंगे सबको नज़र आता है। लेकिन हर आदमी आगे बढ़ के तकलीफ़ उठाने को तैयार नहीं है। सफाई तो सब चाहते हैं कि भाई सफाई हो जाए, सफाई के अंदर हमें कोई परेशानी नहीं, बहुत जल्दी सफाई हो जाए, सबको तकलीफ़ है। बच्चे स्कूल 1 बजे छुट्टी हो जाती है,
उन माँ बाप का दर्द पूछिए जो इस वक्त दिसंबर, ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है, मई जून की गर्मी है उसमें, और वो वक्त जो सर्दी का होता है जो है जनवरी फरवरी और दिसंबर का, बच्चे स्कूल से 1 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे से पहले अपने घर नहीं पहुंच पाते। सुहेल साहब, लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती हैं कि एम्बुलेंस फंसी हुई है, निकलने का रास्ता नहीं है, सायरन बज रहा है, स्कूल के बच्चे मई जून की गर्मी में 2-2 घंटे बाद घर पहुंच पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी इसके अंदर परेशानी क्या है कि एक मामला जो अब एक तो ये शुरू से चल ही रहा है कि इसमें सारे डिपार्टमेंट की मिली भगत है। मैं ये नहीं कहूँगा, पुलिस की मिली भगत है, कॉरपोरेशन की मिली भगत है, डीडीए वगैरह जो पहले जो और डिपार्टमेंट थे उन सब की मिली भगत है। उससे ज़्यादा ये चंद दुकानदार, अगर आप गिनती के दुकानदारों को आप जामा मस्जिद से लेके और तुर्कमान गेट तक या जो है इधर दिल्ली गेट तक गिनना शुरू करेंगे तो गिनती की दुकानें मेरे ख्याल से 200, 400, 500 निकल आएंगे टोटल। उसके मुकाबले में अगर आप रेजिडेंस गिनना शुरू करेंगे तो कई लाख रेजिडेंशियल वहाँ रह रहे हैं इतने बड़े एरिया में। मकानों की, अगर मैं आदमियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मकानों की बात कर रहा हूँ। तो इन 500 दुकानों ने इन कई लाख मकानों को जो है रहने वाले उनको परेशान कर रखा है। लेकिन ये दुकानें भी तो उन्हीं यहाँ के रहने वालों की हैं, उन लोगों को क्या अपनी ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती? उनको नज़र आती हैं। एक तो दुकानदार अब वो दुकानदार नहीं हैं, अगर आप गिनेंगे तो इसमें से बहुत सारी दुकानें बिक गई जो दिल्ली से बाहर से लोग हैं उन्होंने आके ख़रीद लिया। जिन्होंने भी ख़रीदा, जो दुकानदार हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो अपनी दुकानें बंद करें, लेकिन जहाँ आपका शटर है आप उसके शटर के अंदर बैठ के दुकानदारी कीजिए ना। आज की तारीख में हो ये रहा है कि किराए के ऊपर दुकानें यहाँ जा रही हैं, 50,000 60,000 रुपये महीने पे किराए पे। मैंने दुकान खरीद ली, मैंने किराए पे दे दी। अब आपने 60,000 रुपये महीने पे किराए पे ली है, आप दुकान के अंदर बैठ के पूरे महीने के अंदर आपको कमाना भी है, 60,000 रुपये देना भी है। तो आपने क्या कर रखा है कि आपने अपनी दुकान के आगे की 2 थड़ियाँ लगवा के 600 रुपये और 800 रुपये रोज़ पे एक थड़ी दे दी। लेकिन सुहेल अहमद खान साहब, वो तो मजबूरी बन जाती है ना, काम उस तरह का है नहीं कि 60,000 रुपये वो निकाल सके, तो वो अपना ठिया किराए पे दे देता है। देखिए, अगर नहीं है किराया, ठिया किराए पे दे रहे, आप अपनी दुकान के अंदर दीजिए ना। आप दुकान के अंदर से 3 हिस्सों में बांट लीजिए। आप अपनी दुकान पीछे ले जाइए, आधी दुकान में आप अपनी दुकान ले जाइए, आगे के हिस्सा दुकान को जो है 2 हिस्सों में बांट के अंदर जो दुकानदारी ठिए पे हो रही दुकान के अंदर भी तो हो सकती है। आप आगे का हिस्सा दीजिए। दुकान के बाहर का जो लाखों मकान है, ये जो लाखों रेजिडेंशियल यहाँ है, अब देखिए कोई लेबर पेन किसी लेडी को होता है, अगर वो बेचारी लेबर पेन के अंदर अगर वो एम्बुलेंस में जा रही है, बोलते एम्बुलेंस आ ही नहीं सकती इस एरिया के अंदर, कोई एम्बुलेंस किसी हॉस्पिटल की भी आएगी नहीं। आप फोर्टीज़ और अपोलो में भी जो है कॉल करेंगे ना, जो कई हज़ार रुपए लेते हैं एम्बुलेंस चलाने के, वो भी मना कर देते हैं कि जी हम अंदर नहीं आ सकते। पुरानी दिल्ली आने से साफ मना कर देते। आपने किसी तरह जो LNJP के ऊपर जो प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं उनको रुपए के 10 रुपये खर्च करके आप किसी तरह ले आए अपने आदमी को ले जाने के लिए, तो वो 2 घंटे उसको आने में लगेंगे, 2 ही घंटे उसको मरीज़ को ले जाने में लगेंगे, तो हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते। बिल्कुल, ये मामला कल मेरे साथ भी पेश आया। एक बॉडी को लाना था, उसने 500 रुपये मांगे सिर्फ LNJP से तिराए बैरम खां तक के लिए। तो यही चीज़ पेश आती है। बिल्कुल यही आ रही है, और ये तो उसकी मेहरबानी थी कि वो 500 रुपये में ले आया। 500 रुपये में ले आया, ये उसकी मेहरबानी है। मैंने 1 किलोमीटर से भी कम का दायरा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं क्या किसी का कहूँ, 2,500 हज़ार और 3-3 हज़ार रुपये मांगते हुए देखा है मैंने, और लोगों ने कहा है स्पेशली खड़े होके, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, 2 लोगों को तो मैंने खुद अपनी जेब से पैसा दे के, उन बेचारों के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ से एम्बुलेंस करके तेलियान, फाटक तेलियान या कहीं और अंदर जो पहाड़ी इमली का जो अंदर का एरिया है या चूड़ीवालन तक बॉडी जानी थी वहाँ तक ले जाए। कोई एम्बुलेंस वाला 2,500 और 3,000 से कम लेने को तैयार नहीं, और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। इत्तेफाक से मैं LNJP के पास ही था जब वो लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे, मैंने मालूम किया। लेकिन ये आज की बात नहीं है, अच्छी खासी पुरानी बात है, लॉकडाउन के टाइम से पहले की बात है। जहाँ तक रेहड़ी पटरी का सवाल है, वहीं मीना बाज़ार के अगर पोर्शन की बात करें या जामा मस्जिद की सराउंडिंग वॉल की बात करें, कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि जामा मस्जिद के तक़द्दुस को भी पामाल किया जा रहा है, उसकी खूबसूरती के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल किया जा रहा है। बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए इंडियन, मैं तो यही चाहूँगा कि जिस तरह जो है ताजमहल हम जाते हैं कि ताजमहल के एंटर होते ही एक बहुत लंबा कॉरिडोर जो है हमें बड़ा खूबसूरत, ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत कॉरिडोर नज़र आता है। बिल्कुल, बीच में फाउंटेन चल रहे हैं, दोनों तरफ ग्रीन पार्क है। यही जामा मस्जिद के साथ भी हो सकता है। लाल किले का जो मेन रोड है, सुभाष मार्ग, वहाँ से आप एंट्री करें तो सामने शाही गेट तक इसी तरह का एक एटमॉस्फेयर बन सकता है। जो गाड़ियाँ टूरिस्टों की पीछे से दरीबे से घूम के आती हैं और वो बेचारे भी 4-4 घंटे परेशान रहते हैं।
उनकी गाड़ियाँ वहीं जहाँ आज फटफट सेवा खड़ी हुई है वो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी कराई जा सकती हैं और वहाँ से सीधे वो पैदल अंदर आ सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर चीफ जस्टिस उस वक्त में जो थे हाई कोर्ट के जस्टिस विजेंद्र जैन साहब, उन्होंने 2004 में 2361 दुकानें सिर्फ और सिर्फ मीना बाज़ार की ही शिफ्ट की थी। और वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं 12/8 के हाई कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर उन्होंने लगा रखे हैं कि यहाँ दुकान लगाना, यहाँ पटरी लगाना, यहाँ साइकिल चलाना, यहाँ स्कूटर चलाना, यहाँ पार्किंग करना, इवन हाथ पे कोई सामान लेके बेचना भी कानूनी जुर्म है। लेकिन उसके बावजूद कहाँ गई वो तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़, दिल्ली पुलिस? क्या ये तमाम MCD, DDA, क्या तमाम ये सब जो है वो अवहेलना कर रहे हैं आदेश की? बिल्कुल कर रहे हैं। तो इन पर एक्शन क्यों नहीं हो जाता? जब वो किया है, जब भी तो मैं बराबर 2 साल तक इनको कंप्लेंट देता रहा। देखिए, जिस वक्त जस्टिस विजेंद्र जैन के जब ऑर्डर आए थे, जस्टिस विजेंद्र साहब के, उन्होंने ऑर्डर किया था तो SDM साहब जो दरियागंज के हैं उनको और DCP सेंट्रल को ये ऑर्डर दिया था कि अगर आज ये सब कुछ सही हो गया, साफ़ हो गया, उस वक्त में दिल्ली NDDA कॉरपोरेशन, दिल्ली पुलिस, वक्फ बोर्ड, सब ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एफिडेविट लगाया था कि हमने यहाँ से सबको हटा दिया। उन दुकानों को दिलशाद गार्डन दे दिया गया, दुकानों को दे दिया गया 6/6 की। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट मौजूद है। आज भी एक फैमिली को 8-8, 10-10 और 12-12, 15-15 तक दुकानें दी गई हैं। उनके घर में अगर 6 बच्चे थे तो 6 के 6 को दुकानें दी गई हैं। मियाँ को अलग दुकान दी गई है, तो बीवी को अलग। ये नया मीना बाजार आकर किसने सजा दिया? वो मीना बाजार, या तो वो दुकानें वहाँ बिक गई, या जो दुकानें नहीं बिकी, जो मेन रोड की दुकानें थी, उसमें दुकानों की कीमत चली गई है। वहाँ मोटर पार्ट्स के काम शुरू हो गए कई करोड़ के अंदर। लोगों ने वो किराए पे दी हुई हैं या बेच दी है। अंदर की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं और वो लोग जो वहाँ दुकानें चला रहे थे, जिनको दुकानें मिली थी, वो फिर वापस यहीं आ गए। अब जामा मस्जिद का सवाल ये है, आपके साथ SDM के लोग आए, राउंड किया, सर्वे कर रहे हैं कि इतनी दुकानें हैं, ये चीज़ें हैं, ये बोर्ड हैं, वो तस्वीरें हमने देखी। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या इनको यहाँ से फौरी तौर पर हटाया जाएगा, अगर हटाया जाएगा, या फिर परमानेंट तौर पर इनको यहाँ से बिल्कुल हटा दिया जाएगा, जब इन लोगों को यहाँ से इनके बदले में दुकानें दे दी गई हैं? और जिस तरह का माहौल जामा मस्जिद के सराउंडिंग में नज़र आता है, नशे के अड्डे, जुए के अड्डे तमाम वहाँ लगे हुए हैं। देखिए, परमानेंट तौर पर तो उनको हटाया ही जा चुका है। हाँ, ये तो अब जो कुछ हो रहा है, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है। हाँ। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर उस वक्त किया था जो है SDM साहब के लिए और DCP साहब के लिए, उन्होंने हाई कोर्ट ने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर दोबारा यहाँ दुकानें लगीं तो एज ए कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट आप दोनों को देखा जाएगा। लेकिन क्या अब उन लोगों को देखा जा रहा है? सवाल इस बात का है। देखिए, मैंने तो कंटेम्प्ट ही लगाई है। मैंने DCP सेंट्रल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट का और SDM साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट का केस लगाया है। हाँ। यहाँ से ये सब दुकानें जो है हटाने के लिए कहा गया है। हाँ। और अभी 5 दिन पहले, 8 दिन पहले जो सर्वे हुआ, मैंने इससे पहले भी जो बोर्ड हैं, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, उनके ऊपर जूते लटका कर बेचते हुए का फ़ोटो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश किया था कि ये हाई कोर्ट के बोर्ड के ऊपर ही जूते लटका के बेचा जा रहा है। वही सेम चीज़ जो मैंने आज से 4 साल पहले हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में फ़ोटों के साथ दी थी, वही सेम चीज़ 10 दिन पहले जो सर्वे, वही सेम चीज़ फिर वहाँ मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में, कॉरपोरेशन की मौजूदगी में, SDM साहब का जो स्टाफ वहाँ से आया था, उन सबको मैंने दिखाया कि ये बोर्ड देख लीजिए, ये वही ऑनरेबल हाई कोर्ट का बोर्ड है और ये वही जूते लटका के जो है ये जो है अभी भी बेचे जा रहे हैं। आप किसी भी दूसरे समुदाय के या फिर किसी भी इमारत के, राष्ट्रीय स्मारक के आसपास चले जाइए, वहाँ के हालात को देख लीजिए। क्या ये कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ किया जा रहा है जामा मस्जिद के तक़द्दुस के पामाल, उसके तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है? जामा मस्जिद के अतराफ़ में पार्क्स जो बने हुए हैं, उनकी हालत पूरी तरह से बदहाल है। मीना बाज़ार में नशा बिक रहा है खुलेआम, तमाम चीज़ें हो रही हैं। पुलिस को अवगत कराया जाता है, बार बार शिकायतें दी जाती हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता तौर पर कार्रवाई नहीं की जाती है। चांदनी चौक जैसे इलाके का रीडेवलपमेंट किया गया है, जामा मस्जिद का रीडेवलपमेंट किया जाएगा ऐसा कहा गया था 700 करोड़ में, क्या रहा उस रीडेवलपमेंट का? देखिए, रीडेवलपमेंट उसका ऐसा हुआ कि चांदनी चौक का तो रीडेवलपमेंट कर दिया। हाँ। चांदनी चौक के रास्ते बंद कर दिए। हाँ। वो सारा ट्रैफिक जामा मस्जिद पे डाल दिया। हाँ। और उसी ट्रैफिक को जो ईजी वे हो सकता था, जामा मस्जिद 3 नंबर गेट के आगे, तो जो 2 नंबर गेट है, सॉरी 3 नंबर नहीं, 2 नंबर गेट, शाही गेट जो है, वहाँ से एक रास्ता सीधा दरीबे में और पीछे खुलता है। बिल्कुल। जहाँ इन्होंने इंक्रोचमेंट करके बीच में पिलर लगा के वो रास्ता बंद कर रखा है, जबकि वो सरकारी रास्ता है। हाँ। उस रास्ते को खोल दिया जाए तो ये अंदर चावड़ी बाज़ार तक जाने वाला जो रास्ता, जो पीछे घूम के तरीबे तक जा रहा है, वो इसी से जा सकता है। हाँ।
गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ज़िंदगी एक जो है जानवर से बदतर तरीके से जी रहे हैं, जीते रहिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्हें चांदनी चौक चमकाना था, चांदनी चौक चमका दिया। लेकिन जामा मस्जिद का रिडेवलपमेंट क्यों नहीं सुहेल साहब? हुकूमत इस वक्त केंद्र में G20 के नाम पर तमाम तरह के जो है वो वायदे कर रही है, खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। एक एक लैंप कई लाख रुपए का जो है वो दिल्ली की सड़कों पे, हिंदुस्तान की सड़कों पे फाउंटेन लगाने का काम कर रही है। जामा मस्जिद का क्या G20 से कोई लेना देना नहीं है? जामा, मैं तो कह रहा हूँ G20 क्यों, सिर्फ G20 क्यों? जामा मस्जिद या जामा मस्जिद के जो रेजिडेंशियल हैं, जो वहाँ यहाँ रह रहे हैं, जो लाखों लोग रह रहे हैं, क्या वो GST नहीं दे रहा है? क्या वो टैक्स नहीं दे रहा है? या वो सरकार के लिए काम नहीं कर रहा है? एक से एक पढ़ा लिखा आदमी रह रहा है। इन तमाम चीज़ों के लिए पुरानी दिल्ली के लोगों में बेदारी क्यों नहीं है? देखिए, बेदारी इसलिए नहीं है कि पुरानी दिल्ली वाले जो हैं वो बेचारे डरते हैं। इमाम साहब का डंडा, कहीं कुछ हो जाएगा तो एक इमाम साहब की गुंडागर्दी और एक उनकी बदमाशी चल रही है, क्योंकि पैसा उनको भी जा रहा है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। जब सच्चाई कहनी तो मैं कह रहा हूँ, और बाकायदा मैं कह रहा हूँ। चारों तरफ के पार्कों में इंक्रोचमेंट कर रखा है। इंक्रोचमेंट के नाम, पार्कों में किसका इंक्रोचमेंट? इमाम साहब का और उनके भाइयों का। ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं किस बुनियाद पे? आप सबसे जाके पूछिए। सरकारी लैंड सरकारी है, पार्क सरकारी है, खाद सरकारी है, पार्क जो है खाद में पानी डालने वाला सरकारी है, आदमी है, प्लांट सरकारी है, इस्तेमाल कौन करना? लेकिन क्या पूरी पुरानी दिल्ली के लोग डरते हैं और यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है या फिर विधायक हैं यहाँ से, उन लोगों को ये तमाम या यहाँ के रिहायशियों को नजर नहीं आता? सबको नजर आता है, लेकिन बोलने से हर आदमी डर रहा है। हर आदमी डर रहा है बोलने से। हर आदमी इस चक्कर में रहता है कि मैं क्यों आगे बढ़ के ज़बरदस्ती का पंगा लूँ, मैं अपनी 2 रोटी खामोशी से कमा लूँ। जिस तरह ज़िंदगी चल रही है चलती रहे। आज जिस मकान में बैठा हूँ, मैं पहाड़ी इमली के मकान से आज से 20 साल पहले उठ के यहाँ आया था। 2003 में मैंने यहाँ शिफ्ट किया था। जितना बड़ा मेरे घर का पूरा, जिस पुरानी दिल्ली के मैं पहाड़ी इमली के मकान पे रहता था, जितना बड़ा मेरा आंगन था ना, उतने आंगन के बराबर का एक मकान मैंने यहाँ ख़रीदा था। उससे तकरीबन 35% जगह के अंदर मैं यहाँ आया था। किस लिए आया था? मुझे भी बड़ा मकान क्यों छोड़ने की ज़रूरत थी? सुहेल अहमद खान साहब, क्राइम भी पुरानी दिल्ली में बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में एक मर्डर हुआ, उसके बाद बाज़ार जल्दी बंद होने लगा, कई और हादसे पेश आए। उससे पहले कबूतर मार्केट में खुलेआम इस तरह से जो है वो। देखिए, अगर आप पुरानी दिल्ली के अंदर जितनी जो ये दुकानें लग रही हैं, अगर आप इसका एक ईमानदारी से सर्वे कराएंगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि दिल्ली वाले तो उसमें मुश्किल से 2% है। अब मैं बाहर से आ गया, यहाँ ठिया लगा रहा हूँ, कबाब बेच रहा हूँ। मेरे साथ साथ 20 और लोग कबाब बेच रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो 20 लोग हैं वो उनकी दुकानें बंद हो जाए, मेरी दुकान चलती रहे। उसके लिए मुझे गुंडागर्दी करनी पड़े, झगड़ा करना पड़े, फिसाद करना पड़े, लेकिन मेरी दुकान चलती रहे, बाकी 20 दुकानें बंद हो जाए। तो वही यहाँ हो रहा है, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ दुकान अपनी सड़क के आप पे खड़ा करने का, पुलिस को मैं पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट को बिना लाइसेंस अपना होटल चलाने का, मैं दुकानदार को पैसा दे रहा हूँ उसकी दुकान के आगे जगह लगाने का। तो मुझे तो कमाई करनी है, फिर अपनी फैमिली भी पालनी है। इन अवैध कब्ज़ों के पीछे पुरानी दिल्ली के तमाम ये जो एरिया है जामा मस्जिद के आसपास सटा हुआ पूरा, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है इन तमाम चीज़ों के? देखिए, इसमें जिम्मेदार है यहाँ की लीडरशिप। यहाँ सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो यहाँ के इमाम। पूरा कब्जा करके बैठे हैं, दुनिया को मालूम है उन्होंने। लीडरशिप क्या यहाँ के विधायक और पार्षदों का इस मामले में कोई रोल नहीं आता? बिल्कुल आता है, लेकिन वो कह देते हैं हमारा डायरेक्ट तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आगे बढ़ के वो कोई ड्राइव नहीं चलाते, आगे बढ़ के वो कॉरपोरेशन के अंदर, जिस तरह जो कॉरपोरेशन की हाल ही में देखा, अमानतुल्लाह खान ओखला से विधायक हैं, काफ़ी चहीते विधायक हैं ओखला के, भारी मतों से जीते। उन्होंने खुद आकर लोगों से कहा कि कब्जे हटा लीजिए, और उसके बाद अपील करने के बाद वो खुद उतरे भी, उन्होंने वहाँ से इंक्रोचमेंट को हटवाया, गाड़ियों में भरवाया। क्या इस तरह का काम पुरानी दिल्ली में नहीं हो सकता? अमानतुल्लाह ने अगर कराया तो कितने घंटे के लिए कराया? कितने घंटे के लिए हुआ? सारी लीडरशिप अमानतुल्लाह खान साहब जो वो खुद 10 तरह के जो अगर काम कर रहे हैं, हिम्मत तो दिखाई ना, वोटों पे बिल्कुल दिखाई। बिल्कुल दिखाई। मैं इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। चाहे वो 5 घंटे के लिए बाजार हटा, लेकिन हटा। लेकिन वही बात है कि 5 घंटे बाद उसके लिए जो वहाँ का रेजिडेंशियल है उसको अवेयर होना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए 100 मकान है, अगर 100 मकान इकट्ठे होके खड़े हो जाएं और एक घंटे बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दी, मेरे 10 मिनट बाद दूसरे ने कर दी, 10 मिनट बाद तीसरे ने कर दी, 100 नंबर पे कॉल कीजिए कि भाई ये कॉरपोरेशन के जो कंप्लेंट है, ऑनलाइन कंप्लेंट है, वहाँ कंप्लेंट डालिए कि भाई दुकानें हटवाइए, हमें परेशानी है। अवेयरनेस के साथ ह्यूमन चेन बने और हर एक आदमी आके साथ खड़ा हो पूरे इस तमाम चीज़ों। देखिए फिर इमाम किस किस के साथ गुंडागर्दी करेगा?
किस किस के साथ करेंगे, किस किस को हटाएंगे, किस किस के साथ बदमाशी करेंगे। इन तमाम कब्जों में इमाम का क्या रोल है, शाही इमाम का क्या रोल है? देखिए, शाही इमाम का जितना बड़ा रोल है वो कितना उतना बड़ा शायद किसी का भी नहीं है। मीना बाजार आज उनकी छत्र छाया में पल रहा है। हाँ। 2361 दुकानें वहाँ से दे दी गई। इससे शाही इमाम को क्या फ़ायदा मीना बाजार? सबको मालूम है जहाँ पैसा इकट्ठा हो रहा है किस किस का क्या क्या हिस्सा है ना। वो एक, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक मामला है, हम उस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, लेकिन सबको मालूम है कि पैसा कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है। लाखों रुपए रोज़ की कलेक्शन कई लाख रुपए की है, मैं महीने की नहीं कह रहा। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों में ये वहाँ से जो इंक्रोचमेंट से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो सारा वहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, सब जगह बट रहा है, सिर्फ एक ही जगह फॉरवर्ड नहीं हो रहा। हाँ। सब जगह बट रहा है, मतलब जिस को भी जा रहा है, सबको जा रहा है। इतना बड़ा आरोप तमाम एजेंसी सबको दे रहा हूँ, मैं सब पे लगा रहा हूँ। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बोर्ड के आगे जूते लटका के सामान बेचने की औकात किसी के बाप की भी नहीं है। अगर कोई बेच रहा है तो वो इसलिए बेच रहा है कि उसको मालूम है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और नहीं बिगाड़ सकता। किस वजह से नहीं बिगाड़ सकता? या तो मैं बहुत बड़े किसी मिनिस्टर की औलाद हूँ, या मेरी जेब के अंदर इतना दम है कि मैं सामने वाले के मुंह पे पैसा मारता हूँ, सामने वाला मेरा पैसा लेता है और मेरा पैसा लेने के बाद अपनी आँख नाक कान सब बंद रखता है। मैं जूता लटका के बेचूँ या कुछ लटका के बेचूँ, उसको सिर्फ मेरा पैसा ना। फिर तो ये तमाम अदालतें और जजेस बेंचेस सब बंद कर देनी चाहिए। नहीं, बंद नहीं कर देनी। इस तरह से कंटेम्प्ट होते रहेंगे, आदेशों की अवहेलना होती रहेगी। देखिए, ऐसा है, हमारा काम जो है, हमारा काम यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं, अवेयरनेस, इसी को मैंने कहा कि पब्लिक को आगे आना चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूं कि मैं उनको जाके बता रहा हूं कि ये हुआ है। वो भी बहुत सख्ती से उसके ऊपर एक्शन, ऑनरेबल हाई कोर्ट सख्ती से एक्शन ले रही है। नेक्स्ट हियरिंग इसमें क्या है? नेक्स्ट हियरिंग जो है 3 अगस्त की। लगता है उससे पहले की कोई कार्रवाई बिल्कुल होगी, लेकिन वही होगा जो कागजों पे होगा। 3 अगस्त के बाद फिर दोबारा 3 अगस्त से पहले कुछ ड्राइव्स होंगी, कुछ तोड़ा फोड़ी वक्ती तौर पर होगी। जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट सख्त ऑर्डर डीसीपी सेंट्रल एसडीएम साहब को जो है सख्त ऑर्डर नहीं देगा या कंटेम्प्ट की कोई सज़ा नहीं देगा, तब तक ये काम नहीं होगा। तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ज़रा सी बारिश हो जाए, पुरानी दिल्ली तार तार नज़र आती है, कोई पानी की निकासी नहीं है, कुछ नहीं, नालियाँ बंद कर दी गई हैं पूरी, कुछ हो ही नहीं सकती। कोई नाली आप बना लीजिए, आज आप नाली बना लीजिए। अब जो अभी आप कह रहे थे कि कई हज़ार और कई लाख के लैंप लगाए जा रहे हैं। हाँ। जी सबमिट होगा 5 दिन का, 6ठे दिन वो खंबे कहाँ गए मुझे बता दीजिएगा कि खंबे कहाँ गए, वो सब खंबे भी गायब हो जाएंगे। और मेरा तो मानना ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जी समिट रोज़ है। जामा मस्जिद पे कई लाख लोग रोज़ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। मैं हिंदुस्तान से बाहर लगभग पिछले 22 साल 25 साल से हिंदुस्तान के बाहर रहता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर काम करता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर मेरा बिजनेस है। मुझे बड़ी शर्म आती है जब कोई मेरा मिलने वाला या कोई मेरा क्लाइंट वहाँ जब मुझसे कहता है कि आप कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, कि भाई आप गए थे इंडिया आइए, तो कहते नहीं भाई एक बार गए थे। हाथ जोड़ते हैं, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, इतना बुरा हाल, नहीं जा सकते। अच्छा सुहेल अहमद ख़ान साहब, एक सवाल मेरा आपसे, आपकी निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़, आप खुद भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम इस वक्त केंद्र में जो है वो तमाम स्कीमें हैं, क्या उन चीज़ों का या फिर इस तरह की जो चीज़ें पूरे देश के लिए फिर अलग अलग दिल्ली में, नई दिल्ली में, साउथ दिल्ली में स्कीम्स लाई गई, वो क्यों पुरानी दिल्ली के यहाँ के रेसिडेंशियल को नहीं मिल पाती? देखिए, यहाँ मैंने आपसे क्या कहा, हो सब कुछ रहा है, लेकिन वहाँ आप ग्रेटर कैलाश के अंदर कहीं कोई ड्राइव चलाई जाएगी तो वहाँ की जो रेजिडेंशियल है उनकी अवेयरनेस अब देखिए, आप वहाँ आज एक दुकान हटा दीजिए, कल अगर दोबारा वो दुकान लगने की कोशिश करेगी तो पुलिस को 100 टेलीफोन चले जाएंगे, 10 जगह कंप्लेंट हो जाएगी। हम तो आंख बंद करके बैठे, उनको यहाँ के रेजिडेंशियल को मालूम है कि जो ड्राइव चल रही है। आखिर ये डर और खौफ का माहौल बनाया किसने है, जो कौन इनके पीछे है? वो गुंडा एलिमेंट है जो यहाँ पैसा कलेक्शन कर रहा है। हाँ। वो दुकानदार हैं जो यहाँ अपनी पटरी किराए पे दे के, अपनी दुकान के आगे का हिस्सा किराए पे दे के यहाँ कारोबार कर रहे हैं, अपनी दुकानों का किराया निकालने के लिए और अपने घर का, अपने फैमिली का पेट पालने के लिए। सबके साथ हमदर्दी है, मुझे भी सबकी हमदर्दी है, लेकिन मेरा वही कहना, मैं दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ, दुकान के अंदर अपनी दुकान के लोगों को किराए पे दीजिए, दुकान से बाहर मत दीजिए। 10 बजे अभी बीच में बाज़ार बंद हो रहा था, पूरे जितने आप यहाँ से वहाँ तक चले जाइए, मैं कह रहा हूँ आप 1 लाख लोगों से जो रेजिडेंशियल है, मैं कमर्शियल लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं रेजिडेंशियल लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर आप मालूम करेंगे तो हर आदमी खुश था। 99.9% लोग
खुश थे कि दुकान बाज़ार 10 बजे बंद हो रहा है। यहाँ तक था कि लोगों को अगर कहीं शादी में जाना तो ताकि जी 10 बजे निकलेंगे, बाज़ार बंद होगा तो रिक्शा आराम से निकल जाएगी, हमें 8 बजे निकलने की ज़रूरत क्या है। पहले कहीं मुझे, अगर मैं पुरानी दिल्ली में रहता था, बल्ली महाराज मुझे शादी में जाना है और 10 बजे पहुंचना था तो मुझे अपने घर से 8:30 बजे निकलना पड़ रहा था। लेकिन वो अब उम्मीद लोगों को यहाँ से पुरानी दिल्ली को एक फेमस प्लेस, फूड कोर्ट पूरी तरह से बन चुका है। लोग यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, फूड कोर्ट है वो पूरा, वो जो जामा मस्जिद का जो एरिया है वही एक ऐसा पोर्शन है जो कि देर रात तक खुलता है। उसके अलावा तो और कहीं का इलाका नहीं खुलता है। नहीं खुलता, मैं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ फूड कोर्ट बंद भी ना हो। दुनिया आए जामा मस्जिद पे, चाहे खाने के लिए आए चाहे कैसे आए, जामा मस्जिद का नाम हो। लेकिन मेरा एक सजेशन है, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं एक सुझाव देता हूँ। जामा मस्जिद के चारों तरफ का पार्क शाही इमाम ने बंद कर रखा है। एक भाई नाजायज़ पार्किंग चला रहा है, एक भाई जो है रिक्शाओं का काम कर रहा था, जो अभी मैंने बंद करवाया। रिक्शाओं के रिचार्जिंग के ऊपर लाखों रुपए रोज़ का होता। कुछ चंद गाड़ियां जो है वो खड़ी हो रही हैं पीछे। चलिए पीछे छोड़ दीजिए, 1 नंबर गेट से लेके उर्दू बाज़ार का जो सारा एरिया, इसी पार्क के अंदर एक फूड कोर्ट जो है नॉर्मल तरीके से, कॉरपोरेशन का एरिया है ना, पार्क तो कॉरपोरेशन का, कॉरपोरेशन छोटे छोटे स्टॉल लगा के दे किराए पे। मैं दुकान चलाता हूँ कबाब की, 1 महीने के लिए मुझे दे दे, 1 महीने बाद आपको दे दें, या 15 दिन के लिए मुझे दे दे, 15 दिन के लिए आपको। कहने का मतलब है कि लोगों के बेरोजगारी पर भी जो है वो ना पड़े, रोजगार भी एक तरह से ना पड़े। ये फूड कोर्ट जो है यहाँ, ये एक पैदल सब बन जाए इसी पार्क में। जो ये पार्क है, दुकानें दीवार के साथ लगा दी जाएं, इससे रोजगार भी चलता रहेगा और झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए कबाब की दुकान मैं भी चलाना चाहता हूँ, आप भी चलाना चाहते हैं, तो ये होना चाहिए कि भाई 15 दिन आप चला लीजिए, 15 दिन मैं चला लूँ। सरकार को भी पैसा मिलेगा। लैंड सरकार का है, किसी के बाप का नहीं है कि किसी ने भी इस पर ताला लगा दिया कि ये मेरे बाप की जागीर है। ये मकान मेरा है, मेरी औलादे चाहे तो इस मकान पे ताला लगा दे कि ये हमारे बाप की जागीर है, हम 4 बच्चे हैं तो हम 4 आपस में बांट लेंगे। कोई और अगर ये कह के सरकारी ज़मीन पे ताला लगा दे कि ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी और हम इसको 4 हिस्सों में बांट लेंगे, 4 भाइयों, तो सुहेल अहमद खान तो ये होने नहीं देगा जब तक ज़िंदा है। चाहे हाई कोर्ट, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, मुझे पूरी उम्मीद है ऑनरेबल हाई कोर्ट ही ऑर्डर करेंगे। नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन जो यहाँ के रेजिडेंशियल की जो आवाज़ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे पास अंसारी रोड पे भी मकान है, मैं अंसारी रोड पे जाके रह सकता हूँ। मुझे यहाँ गंदगी जितनी हो रही है उससे 4 गुनी हो जाए, मुझे वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। साल में मैं मुश्किल से 4 महीने इंडिया में रहता हूँ, 8 महीने बाहर रहता हूँ। यहाँ क्या कीड़े चल रहे हैं, गंदगी हो रही है, मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यहाँ लोग रह रहे हैं, आप जैसे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ रह रहे हैं। बाकी उसके अलावा सारे यहाँ के इंडियन रेजिडेंशियल हैं, उनकी फ़िक्र है, उनकी फ़िक्र मुझे है। और मैं इस गंदगी और इन सब चीज़ों को देखता आया हूँ, बचपन से देखता आया हूँ। इन्हीं सब कमियों की वजह से मुझे पहाड़ी इमली का अपना मकान छोड़ के यहाँ आने की कोई खुशी नहीं थी। यहाँ से अंसारी रोड जाने की कोई खुशी नहीं है। मैं क्यों अपनी जगह छोड़ के जाऊँ? वहाँ गंदगी हो रही थी तो मैं दरियागंज आ गया, दरियागंज में गंदगी हो रही तो मैं अंसारी रोड चला गया। कल अंसारी रोड पे भी ये हाल हो जाएगा तो क्या मैं ग्रेटर कैलाश चला जाऊँगा? बिल्कुल। ये तमाम चीज़ों के लिए सुहेल अहमद खान का कहना है कि यहाँ के रेसिडेंशियल को, यहाँ के लोगों को किसी भी तरह से सहूलियत यहाँ के लोगों को मिले, मैं यही चाहता हूँ। और जो इमेज एक तरह से पुरानी दिल्ली की बैरूनी मुल्कों में नज़र आती है, वो कहीं ना कहीं किसी तरह से सुधर जाए। और देखना होगा कि अब इन हाई कोर्ट के आदेश के बाद क्या फिर अवहेलना की जाएगी, या फिर वही फौरी तौर पर यहाँ एक इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी, या फिर पुरानी दिल्ली के इन तमाम रेसिडेंशियल्स को सहूलत मिलेगी। इन तमाम चीज़ों से देखना ज़रूर ये लाजिम होगा कि आखिर किस तरह का एक्शन किया जाएगा। ये बात तो लाजिम है कि जब हाई कोर्ट ने आदेश किया है तो एक्शन तो ज़रूर लिया जाएगा। कितना वो कामयाब होगा और कितना उसको नाकामयाब बनाने की यहाँ के लोगों की तस्वीर रहेगी, वो भी ज़रा देखना बेहद ज़्यादा जो है वो रहेगा। क्योंकि जब तक रेसिडेंशियल लोग नहीं चाहेंगे, इन तमाम चीज़ों का दूर होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अवेयरनेस के लिए बिल्कुल ये अपील भी होनी चाहिए कि यहाँ के रेसिडेंशियल इस बात की गठजोड़ को आपस में तैयार और खड़े हों कि यहाँ की जो तमाम परेशानियाँ हैं उनसे उनको लड़ना, अवेयर करना ही हमारा मकसद है। उनको आकर उन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि उस तरह की डर खौफ या उस तरह की ज़िंदगी उनको गुजारनी चाहिए। आप तमाम लोग देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज़।